नमस्कार, मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। देश का सवाल में आज बांग्लादेश में मची राजनीतिक उथल पुथल की बात करेंगे। सियासी अस्थिरता और हिंसा से पूरा देश जल रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हो चुका है। अब वहां अंतरिम सरकार का गठन होने वाला है, जिसकी कमान संभालेंगे नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस। लेकिन बताया जा रहा है कि अंतरिम सरकार में कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी की भी भागीदारी होगी। ये वही जमाते इस्लामी संगठन है जिसे शेख हसीना ने बैन किया हुआ था। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में मौजूदा हालात के लिए जमाते इस्लामी और उसकी स्टूडेंट विंग का बड़ा रोल रहा। इन्होंने शेख हसीना और भारत के खिलाफ लोगों को भड़काया और हालात ऐसे बिगड़े कि भीषण हिंसा का दौर चला और शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भागना पड़ा। जमाते इस्लामी का पाकिस्तान से संबंध रहा है। 1971 में जब बांग्लादेश में बांग्ला मुक्ति संग्राम मूवमेंट चल रहा था, तब जमाते इस्लामी ने पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था। एक बार फिर बांग्लादेश में जमात उभर रही है। टारगेट हिंदुओं को बनाया जा रहा है। और देश का सवाल में आज यही सवाल हम उठा रहे हैं कि क्या बांग्लादेश में फिर उभरने लगा है जमाते इस्लामी? क्या जमात और उसके स्टूडेंट विंग ने बांग्लादेश को अस्थिर कर दिया? क्या चीन और पाकिस्तान के जाल में फंसकर बांग्लादेश बर्बाद हो जाएगा? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और पलायन का भारत पर क्या असर होगा? हमारे साथ खास मेहमान होंगे। इसके अलावा रैनिक दत्ता मेरे सहयोगी इस वक्त भारत बांग्लादेश बॉर्डर से लाइव जुड़े हुए हैं। रैनिक, अभी की स्थिति क्या है? जो अंतरिम सरकार है उसका गठन कब तक होगा? एकदम देखिए, मैं तो पहले आपको पेट्रापोल बॉर्डर का तस्वीर दिखाऊंगा, क्योंकि लगातार 3 दिन से ये सब ट्रक बांग्लादेश में फंसे हुए था। सब ट्रक इंडिया का ट्रक है, वो लोग बांग्लादेश में पहुंचे थे। उसके बाद लगातार 3 दिन वो लोग बांग्लादेश में फंसे हुए थे, क्योंकि ये बॉर्डर को बीएसएफ की तरफ से इस बॉर्डर को पूरा जो बॉर्डर है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ये बॉर्डर को पार्शियली सीज किया गया था और इसी वजह से ये ट्रक उधर फंसे हुए थे और उस ट्रक को लौटाने का प्रोसेस अभी जारी है। बीएसएफ की तरफ से ये ट्रक्स को लौटाने का जो प्रोसेस वो किया जा रहा है। आप देख ही सकते हैं, ट्रक ड्राइवर को चेकिंग किया जा रहा है, दूसरी तरफ ट्रक को भी चेकिंग किया जा रहा है और उसके बाद ही ये ट्रक को अंदर आने का जो परमिशन दिया जाएगा। ये मेरे ठीक पीछे जो बीएसएफ ऑफिशियल्स है उनके तरफ से ये ऊपर इसीलिए खड़े हैं क्योंकि ट्रक जब आएगा, ट्रक के अंदर घुसकर वो लोग चेकिंग करेगा। इसी प्रोसेस में बांग्लादेश में ठीक मेरा पीछे ये तस्वीर में दिखाने का बोलूंगा कि मेरा कैमरा पर्सन अमित को, एकदम मेरा पीछे बांग्लादेश है और बांग्लादेश से ही एक एक करके जो ट्रक अंदर आ रहे हैं, वो ट्रक को अंदर ले आने का काम बीएसएफ की तरफ से किया जा रहा है। अभी आता हूँ आपके सवाल पे, इंटरिम गवर्नमेंट को लेकर बांग्लादेश का जो स्टैंड पॉइंट था, उसी स्टैंड पॉइंट में बांग्लादेश का जो न्यूज चैनल उनके तरफ से जिस तरीके का इंफॉर्मेशन आ रहा है और बांग्लादेश का ऑफिशियल्स की तरफ से जो इंफॉर्मेशन आ रहा है कि इंटरिम गवर्नमेंट तैयार हो चुका है। जिस इंटरिम गवर्नमेंट का जो चीफ एडवाइजर रहने वाला है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, जिस तरीके का प्रस्ताव छात्र संगठन की तरफ से कल रखा गया था प्रेसिडेंट और 3 आर्मी चीफ के सामने, उनके और इसके साथ साथ ही जैसे कि इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि जो मिनिस्टर है वो मिनिस्टर का लिस्ट भी अभी तक आ चुका है। जैसे कि उनके बांग्लादेश की तरफ से जो इंफॉर्मेशन आ रहा है उसमें कहा जा रहा है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जो कि चीफ एडवाइजर होगा बांग्लादेश का, उनके हाथ में तीनों दफ्तर रहने वाला है। फॉरेन अफेयर्स, एनर्जी एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट उसके हाथ में ही रह सकता है और उसके साथ साथ ही मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन इसमें जा सकता है मतीउर रहमान और ब्रिगेडियर शेखावत के हाथ में आ सकता है होम एंड डिफेंस सेक्टर बांग्लादेश का, ऐसा भी इंफॉर्मेशन आ रहा है। और उसके साथ साथ ही डॉक्टर देवप्रियो के पास जाने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इस तरीके से कुल मिला के 15 से 16 नाम है, जिस 15 से 16 नाम को अभी मिनिस्ट्री दिया जाएगा। अभी फिलहाल 3 महीने के लिए ये इंटरिम गवर्नमेंट पूरा देश को संभालेंगे। मगर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, ये जो छात्र आंदोलन के बाद से हसीना का रेजिग्नेशन के बाद जिस तरीके का हालात बिगड़ा था, जिस तरीके से बांग्लादेश में अभी भी हलचल मच रहा है, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, बांग्लादेश में घरों पे आग लगाया जा रहा है, घर तोड़फोड़ किया जा रहा है, आवामी लीग का जो लीडर्स है उनके ऊपर जिस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, ढूंढ कर चुन कर उनको पीटा जा रहा है, उनको खून किया जा रहा है। इसी हालात में बांग्लादेश का ये जो अंदर का मामला, अंदर का जो सिचुएशन, ये सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए
ये इंटरिम गवर्नमेंट किस तरीके से स्टेप लेगा, ये सबसे बड़ा नजर रहेगा। क्योंकि ये जो मोहम्मद यूनिस है, जो चीफ एडवाइजर होगा बांग्लादेश का, वो अभी फ्रांस में है, ट्रीटमेंट के लिए फ्रांस में गए हैं और कल सुबह तक वो बांग्लादेश में पहुंचने वाले हैं, ऐसा इंफॉर्मेशन भी आ रहा है। तो उसके बाद ही इस गवर्नमेंट का किस तरीके से कार्यकलाप रहेगा, किस तरीके से वो लोग आगे जाएगा, किस तरीके से रूट होगा, वो डिसाइड होगा अभी। और इसी बीच में बीएसएफ यानी भारत की तरफ से भी एक नजर है कि बांग्लादेश का ये सिचुएशन भारत के ऊपर किसी भी तरीके का इंपैक्ट ना आए, भारत के सिविलियंस के ऊपर कोई इंपैक्ट ना आए। और इसी वजह से बीएसएफ का निगरानी है पूरा बॉर्डर में बीएसएफ की तरफ से निगरानी रखा जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रहने की इस पूरी जानकारी के लिए। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ हैं, स्पोक्सपर्सन कांग्रेस की तरफ से, आचार्य विक्रमादित्य जाने माने हिंदू धर्म गुरु हैं, हमारे साथ हैं, और मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ होंगे, मेजर जनरल अनुज माथुर साहब हमारे साथ होंगे, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, फॉरेन मामलों के जानकार हैं जाने माने। आप सभी का स्वागत है। अनुज माथुर जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। जो कुछ वहाँ पर हो रहा है, पहला सवाल तो ये है कि भारत पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि शेख हसीना ने वहाँ पर काफ़ी हद तक, अगर इन 15 सालों की बात करें तो कट्टरपंथ को रोका था वहाँ पर, लेकिन अब शेख हसीना वहाँ पर नहीं है। देखिए, भारतवर्ष और बांग्लादेश का जो कंप्लीट सिस्टम है वो इंट्रिकेटली आपस में जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश आज भारत विश्व के मानचित्र पे है तो वो भारत की वजह से। बांग्लादेश को आजादी दिलवाने में या जो भी स्वतंत्रता दिलवाने में जो भी काम सारा हमारे भारतवर्ष ने, भारतवर्ष की सेना ने किया जी। अब आप देखिए, जब ये बांग्लादेश बना था तो ये एक सेक्युलर राष्ट्र था और धीरे धीरे मेरे ख्याल से जब इरशाद प्रेसिडेंट बने तब उन्होंने इसको एक इस्लामिक कंट्री घोषित कर दिया था। आप देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो है मैं बता रहा हूं आपको, वो ये है कि बांग्लादेश जो है पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी किरकिरी है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिफीट, मिलिट्री ह्यूमिलिएशन कहूंगा मैं, वो 1971 में हुआ। लगभग 1 लाख सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। तो ये एक चीज जो कि वो हमेशा अपने साथ कैरी करते उस समय से। तो इस चीज की जो परिस्थिति आप आज देख रहे हैं, इसकी तैयारी कई सालों से चल रही है। पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर, ये मैंने 2 दिन पहले भी आपके चैनल पे कहा था, बांग्लादेश के अंदर दोबारा रेडिकल इस्लाम का वर्चस्व, रेडिकल इस्लाम का प्रभुत्व बनाना चाह रहा था। 2-3 बड़े कारण हैं। पहली बात तो वो अपनी जो हार का जो उसका कसक है उसको देखने के लिए। दूसरी बात मैं बताता हूं जो कि कुछ टाइम लगेगा समझने में। अब पाकिस्तान जो है पश्चिमी बॉर्डर पर इन्फिल्ट्रेशन करने में काफी मुश्किलें पा रहा है, इसलिए वो चाहता है कि वहां पर अपने लोगों को लाकर। अनुज जी, इस मुद्दे पर भी आएंगे। फिलहाल जो मुद्दा हमारा है कि वहां पर कट्टरपंथ बढ़ेगा, क्योंकि हमने देखा कि जब से ये पूरा मामला शुरू हुआ, जब से ये संघर्ष यहाँ पर शुरू हुआ, हिंदू मंदिरों को टारगेट किया गया, हिंदू व्यापारियों को टारगेट किया गया। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ अवामी लीग वर्सेस रेस्ट ऑफ द विपक्ष या जमाते इस्लामी था, या हिंदू मंदिरों को यहाँ पर जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, हिंदू कम्युनिटी को यहाँ पर। आचार्य विक्रमादित्य जी हैं, मैं उनसे भी एक कमेंट ले लूं फिर आपके पास आऊंगा। हाँ ठीक। आचार्य जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। आचार्य विक्रमादित्य जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बताइए। जी, लगातार जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं वो साफ साफ दिखाती हैं, ये आज की खबरें तो है। लगातार पिछले कितने लंबे समय से हम देखते हैं कि हिंदू मंदिरों पर, हिंदू लोगों पर लगातार वहां हमले होते आए हैं। और जिस प्रकार से आजादी के टाइम पर 1947 में देखें तो बांग्लादेश क्षेत्र की हिंदू आबादी करीब 30% से ऊपर रही और उसके बाद आज वहां 8% पे आ गई। पूरे विश्व में जनसंख्या लोगों की बढ़ती है, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन सब क्षेत्रों में हिंदुओं की जनसंख्या घटी रही है ना। तो ऑर्गेनाइज्ड वे में कार्य किया जा रहा है कि हिंदुओं पर हमला हो, हिंदुओं को जीने ना दिया जाए। ये क्षेत्र, ये जिस प्रकार की मानसिकता है, ये दिखाती है कि किस प्रकार की मानसिकता। लेकिन वहां तो मुसलमान भी मर रहे हैं।
नहीं, मुसलमान जो पढ़ रहे हैं, लेकिन हिंदुओं पर हमला तो हो रहा है, परसेंटेज तो बढ़ रही है ना साहब। मैं वहां किसी तो community एक के खिलाफ एक्टर किसी- बड़े जाने माने शांतो खान और उनके पिता सलीम खान, उनको पीट पीट कर भीड़ ने मार दिया। मैं आज एक सुबह सुबह किसी चैनल पे टीवी डिबेट पर था साहब, और वहां पर एक मौलाना साहब बोले कि आपने शेख हसीना को हिंदुस्तान में रख लिया, इसीलिए वहां पर हिंदू मंदिरों पे हमला हो रहा है। ये मानसिकता हिंदुस्तान में आज जो पनप रही है ना, ये बड़ी भयावह है। ये भयावह है। हमको इसको हिंदू मुसलमान से उठ के सोचने की आवश्यकता है। क्या किसी व्यक्ति को आज, मुझे बताइए, आज हम 15वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में है, क्या आज भी हिंदू मंदिरों पे हमला होना कौन सिखा रहा है? ये कौन सिखा रहा है? मुझे सर्वे भवंतु सुखिना की बात हम लोग करते हैं, जिस संस्कृति में रहते हैं, पूरे विश्व को आज एक विलेज की तरह मानते हैं, जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आज भी लगातार अफगानिस्तान के अंदर देख लीजिए, आप लंदन के अंदर देख लीजिए, ये मानसिकता जो पनप रही है ना साहब, ये हमको सोचनी पड़ेगी, इसके बारे में रास्ता निकालना पड़ेगा। जो कट्टरपंथ, मैं कह रहा हूँ सारे लोग खराब हो ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं है, ये कुछ परसेंटेज हैं। जैसे जमाते इस्लामी का जो प्रभाव वहां चल रहा है, कट्टरपंथ सोच चल रही है। आप सोचे क्या स्थिति बनाई गई है, किस प्रकार का वातावरण बना, भयावह वातावरण बना गया, राजनीति उसके साथ मिल गई, और राजनीतिक लोगों ने उस मानसिकता पर अपना प्रभाव इस प्रकार से कर दिया कि पूरा देश। ठीक है, चलिए चंद्रमोहन शर्मा जी का कमेंट ले लें। चंद्रमोहन शर्मा जी, आप क्या मानते हैं, क्या वहां पर प्री प्लान बाकायदा हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, या हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, या ये सिर्फ अवामी लीग वर्सेस वहां का जो विपक्ष है या जमाते इस्लामी है उसका संघर्ष है? देखिए, वहां पर हमले होना ही सबसे बड़ा निंदनीय, और वो हमलों का जो असर वहां पर पड़ रहा है, उसका असर कल को जो इधर उधर विस्फोटक रूप लेगा, उसके ऊपर चिंता करने की जरूरत है, बनिस्बत कि हम बैठकर हिंदू मुस्लिम ढूंढने लग जाएं। क्योंकि बांग्लादेश के साथ जो आज हालात बने हैं, और उस हालात का अगर इम्पैक्ट चाइना और पाकिस्तान के हाथ में जाता है तो वो सबसे बड़ा गंभीर होगा, और वो बहुत दृष्टि के साथ देखने की जरूरत पड़ जाएगी। क्योंकि आज जो हालात हुए हैं बांग्लादेश के वहां है, जहां पर एक सरकार चल रही थी शेख हसीना की, जिसको बिल्कुल निरस्त करके हटा दिया गया है जी। और आज उसी प्राइम मिनिस्टर को अपनी धरती छोड़कर एक देश के ऊपर आश्रय लेने की जरूरत पड़ गई है। विषय कोई भी हो, लेकिन इस विषय के ऊपर जरूर गंभीर बात ये आ गई कि चाइना मैनिपुलेटेड और पाकिस्तान मैनिपुलेटेड जो बांग्लादेश के ऊपर जो आज उसका असर दिखा, उसके लिए हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि उसका असर यहाँ ना हो। और अगर हम इसी विषयों के अंदर हिंदू मुसलमान करते रहे तो उसका असर, मेरा मानना है, ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि अभी सबसे पहले हमें अपने बॉर्डर सुरक्षा के ऊपर जितने भी बॉर्डर सुरक्षा अहम करनी चाहिए, और किसी भी तरह की असामाजिक तत्वों की एंट्री रोकनी चाहिए, और वहां पर जो हो रही है उसके लिए कार्रवाई के सरकार को दखल अंदाजी करके उसके अंदर सिस्टम को ठीक करना चाहिए, बनिस्बत की हिंदुस्तान के अंदर बैठकर हिंदू मुसलमान करके अपने हिंदुस्तान के वातावरण को खराब कर देना। ये कुछ लोग हैं जिनको इसके बिना बात करनी नहीं आती है, लेकिन आज दो देशों के बिगड़ते हुए जो रिश्ते जो आगे सही होते हैं या खराब होते हैं, ये वक्त बताएगा। लेकिन एक अच्छा पड़ोसी जो था वो आज ऐसी कगार पे आ गई, कल उसके ऊपर कौन सी सरकार आती है और उसकी डिप्लोमेसी निजी हिंदुस्तान के फेवर में आती है, या वो किसी और एक ऐसे बड़े देश के साथ जुड़कर हिंदुस्तान के अगेंस्ट जाता है, वो विचारने हैं। तो इन विषयों के लिए सरकार को बड़ा गंभीर करना चाहिए, और पूरी तरह आपको से क्या लगता है, सरकार गंभीर नहीं है? देखिए, मैं अभी इस विषय के ऊपर नहीं कह सकता कि सरकार गंभीर नहीं है। सरकार का अभी इस चीजों पे चल रहा है, लेकिन हाँ, कुछ चीजों पे, जैसे अगर जर्मनी ने उनको लेने के लिए मना करा था, तो शायद उसके लिए भी हमें विचार करना चाहिए था कि शेख हसीना को हमें यहाँ जगह देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। इसके लिए विशेषज्ञ से बात करनी चाहिए थी। जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ थे, जो पैनल था, उस पर डिसीजन करना जरूरी था, क्योंकि इसका असर, क्योंकि वहां की जो कम्युनिटी है बांग्लादेश की, वो अगर उसके विरोध में है, क्योंकि उन्होंने उन्हें घोषित कर दिया है भगोड़ा, और भगोड़ा घोषित करने के बाद उनका जो इम्पैक्ट हमारे देश के और या हिंदू के प्रति पड़ेगा आक्रामक, उसके लिए सरकार को बड़ा कठोर होके दृष्टि रखनी पड़ेगी। मतलब कठोर होके क्या दृष्टि रखनी पड़ेगी? मतलब उनको ना रहने दिया जाए हिंदुस्तान में, आप ये कह रहे हैं? ये तो अब कठोर दृष्टि इससे रखनी पड़ेगी कि एकदम तीक्ष्णता के साथ देखें, सिर्फ बयान भी ना बने, उसके ऊपर हौसला दिखाएं, जो हौसला किसी समय स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने दिखाया था। आज विषय बहुत गंभीर है, इसको इससे मेरे से ज्यादा अभी हमारे पास डिफेंस के पर्सनल बैठे बता देंगे। ये सिर्फ यहाँ मैं उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन आचार्य विक्रमादित्य कुछ इशारा कर रहे हैं, बैठकर कुछ कहना चाह रहे हैं। वो कौन सी मानसिकता है भाई साहब, मुझे बताइए, कौन सी मानसिकता है?
कि जिस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं कांग्रेस के व्यक्ति यहाँ बैठकर कि उनको नहीं लेना चाहिए देश में, अपने वोट बैंक सुधारना चाहते हो क्या भाई साहब? वोट बैंक इस देश की संस्कृति रही है कि जो भी आरक्षण मांगने, जो भी यहाँ पर अपना शरण मांगने आया है उसको दी जाती है। और ये शरण जिस प्रकार से, एक बताइए कितनी भयावह स्थिति थी 1971 की, यदि आप 75 का आपको बात याद हो, तो उस टाइम पे इनके पिताजी को भी शरण देने के लिए कांग्रेस सरकार ने कहा था कि आप इधर आ जाइए। अगर आपको याद ना हो तो आपको मैं याद दिलवा देता हूँ। उस वक्त हमारी प्रधानमंत्री ने ये व्यवस्था बनाने का प्रयास किया था कि उनको कि आप आ जाएं यहाँ पर, लेकिन उन्होंने नहीं स्वीकार किया था। लेकिन आज यहाँ बैठे हुए प्रवक्ता जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, सत्य को सत्य मानने के तैयार नहीं है। ऐसी नहीं, वो आचार्य जी, वो मैं यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर दूं आपको। उस समय शेख मुजीबुर रहमान लंदन में थे जिस समय ये संघर्ष चल रहा था। मुजीबुर रहमान साहब उस वक्त उन्होंने कहा था कि मेरे बच्चे मुझे मारेंगे नहीं, मैंने जिस देश को बनाया है वो नहीं मारेंगे। उनको इंदिरा गांधी जितना मैंने पढ़ा है, जिस प्रकार से मैंने व्यक्तित्व पढ़ा है, उतना मुझे जब बताया गया कि वहां पर उन्होंने हिंदुस्तान में शरण लेने से मना कर दिया था। हिंदुस्तान ने उन्होंने कहा था कि आप यहाँ आ जाए जी। हिंदुस्तान ने अपनी शरण देने के लिए रास्ते खोले थे, और हिंदुस्तान में शरण देने के लिए रास्ते खोले जाते हैं, ऐसे कोई मना नहीं है। हम वो सर्वे भवन्तु सुखिनः वाले लोग हैं, हम किसी को परित्याग नहीं करते। कोई आना चाहता है, ऐसी भयावह स्थिति में भी यदि आप यहाँ पर अपनी राजनीतिक हितों को देखना चाहते हैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात कर रहे हैं। अल्टीमेटली अखंड भारत की हम बात करने वाले लोग, अगर कोई व्यक्ति वहां पर इस भयावह स्थिति में 45 मिनट का उनको टाइम दिया गया, अगर आप छोड़ दे देश को, मैं शेख हसीना का सपोर्टर नहीं हूँ। शेख हसीना के टाइम पर भी वहां पर लगातार अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे थे, लगातार कोई बात नहीं। बात इस वक्त ऐसी स्थिति की है कि ऐसी स्थिति में भी यदि आप सपोर्ट करने के तैयार नहीं रहते, फिर पड़ोसी किस बात क्यों भाई? पड़ोसी मत बनो ना। क्यों आखिर इस तरह के बयान आते हैं कांग्रेस की तरफ से? चंद्रमोहन जी, अभी सलमान खुर्शीद का बयान भी हमारे सामने है, उन्होंने कहा कि भारत में भी ये हो सकता है। देखिए, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि भाजपा के नेता प्रवक्ता तो डिबेटों से भगते हैं, वो बैठते नहीं है। और ऐसे मैं ना नेता कह सकता हूँ ना प्रवक्ता कह सकता हूँ, ऐसे लोग डिबेट में बैठ जाते हैं और ऐसे व्यक्ति बैठ जाते हैं जिनकी मानसिकता पूरी तरह से कांग्रेस विरोधी होती है। शायद वो धर्मगुरु हैं, भूल जाते हैं जिस देश में आप पहले आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था आपकी बात। आप बोल रहे थे, मैंने कोई बदतमीजी नहीं करी है। मेरे आपके वक्तव्य को सुन के बोल रहा हूँ, मैं आपके वक्तव्य को सुन के बोल रहा हूँ। आप बदतमीजी कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, पहले पूरी बात सुन लीजिए विक्रमादित्य जी, पहले पूरी बात सुन लीजिए। जवाब देना चाह रहा हूँ, बदतमीजी आप कर रहे हैं। आप हर खंड को तोड़ने का प्रयास करें, आपकी डिवाइड एंड बदतमीजी आप कर रहे हैं, जो देश में चलते हुए आ रही है। ठीक है विक्रमादित्य, उनको पहले बोलने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। शर्मा जी जो बोल रहे हैं, क्या कांग्रेस का प्रवक्ता का ये कांग्रेस की प्रवक्ता भी सपोर्ट करेंगे? मैं कहूंगा जिनको कांग्रेस पूछती तक नहीं, उनको यहाँ बैठा दिया जाता है। नहीं, यहाँ पर बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर बात देश की होनी चाहिए। जी चंद्रमोहन जी, देखिए, एक तो मेरी निवेदन है कि बीच में जो लोग ऐसे बिठा देते हैं, आप उन लोगों को कम से कम इतना तमीज सिखाइए कि जब हम उनकी बात सुनते हैं आराम से, तो वो दूसरे की बात सुने। चलिए अपनी बात कीजिए, बदतमीजी मत करे डिबेट। चलिए ठीक है, अपनी बात डिबेट सर, अपनी बात कीजिए, आप छोड़िए ना इस बात को, मुद्दे पर आइए। तो सुनिए, बीच में इंटरप्ट करेंगे तो गलत होगा ना। मैंने इंटरप्ट तो नहीं करा ना अभी उन्होंने जो बोला। ठीक है, अब आपने 5 सेकंड और संयम रखना चाहिए ना, अगर अपने आप को अच्छा व्यक्ति बोलते हैं तो। क्योंकि विषय क्या है कि अगर आप किसी डिबेट में बैठते हैं तो उस विषय को आप पॉलिटिकल विषय की तरह अटेंड करेंगे। और पॉलिटिकल विषय जो होता है वो पॉलिटिकल विषय 2 देशों का होता है, उसके अंदर कोई धर्म और कोई मजहब नहीं होता, ना वो मजहब होता है। हर देश का नागरिक उस देश का नागरिक होता है और वो देश उसका होता है, और जिस देश में वो रहता है उसका मजहब उस धर्म का होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ के कुछ लोग आज भी जब कोई विषय चढ़ता है उसके ऊपर हिंदू मुसलमान चढ़ देते हैं। चलिए विजय जी भी आ गए, बीजेपी से विजय जी भी आ गए। आपको शिकायत थी कि बीजेपी के लोग नहीं आते, विजय जी भी आ गए हमारे साथ। राजीव जी पे चले जाएंगे, उनका अपना अस्तित्व कुछ नहीं है। अपने अस्तित्व के नाम पे उनके पास आज भी 0 है। क्योंकि आज विषय, मैंने पहले वक्तव्य में बात बोली थी कि ये 2 पड़ोसियों का वो संबंध है जो एक पड़ोसी के नाते था देशों का, लेकिन आज वहां की जनता ने जो हालात बना दिए हैं, उस हालात का असर हिंदुस्तान पे ना पड़े, उसके ऊपर हमारी विचार होना चाहिए। विजय जी का वक्तव्य, जो व्यक्ति यहाँ पढ़े लिखे बैठे हैं उनके पास कांग्रेस और कांग्रेस के प्रति दूषित भावना के सिवा कुछ नहीं है। ठीक है, विजय जी आ गए, विजय शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी से। विजय जी स्वागत है आपका। यहाँ पर हमारी चर्चा शुरू हो गई थी, आपको थोड़ी देर लगी आने में। यहाँ पर बात हो रही थी कि वहाँ पर जो हमले हो रहे हैं, ख़ास तौर से जो हिंदू कम्युनिटी है, जो वहाँ की माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उस पर जिस तरह के हमले हो रहे हैं,
कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं चंद्रमोहन शर्मा जी। उनका कहना है कि ये हिंदू मुसलमान का मैटर नहीं है, दो देशों के बीच का एक मैटर है, इसको उस चश्मे से ना देखा जाए हिंदू मुसलमान के। जी देखिए, चंद्रमोहन जी की भाषा में सुन रहा था, इनकी वो जहरीली भाषा है जो देश को कमजोर करने वाली होती है। वहाँ हजारों लोगों की, माताओं की, बहनों की असमत लूटी जा रही है, सूली पे लटकाया जा रहा है धर्म के नाम पे सिर्फ के हिंदू है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। नहीं, ये आंकड़ा आपके पास कहाँ से आया हजारों का? ये हजारों का आंकड़ा आपके पास? मैं कहता हूँ आप जहर फैलाना इन्होंने हजारों का आंकड़ा कहा है, उसके बाद ये झूठ बोलते रहेंगे। सर कोई सोर्स होगा ना आपके पास। चंद्रमोहन जी, अभी तो आप भाषा सिखा रहे थे दूसरे को, अब आप आपकी बदतमीजी नहीं देख रहा देश, आपकी सरकार ने क्या चूड़ियां पहन रखी है? आप अभी एंकर महोदय मेरे से बात कर रहे हैं, आपकी बदतमीजी नहीं दिख रही है क्या? अरे मोदी जी नहीं, ये देखिए भाषा का संयम रखिए। देखिए चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी कम से कम वक्तव्य जिनको आप देखिए। जी जी, आंकड़ा मैं बताता हूँ। जी बताइए, बताइए, भेज भी देता हूँ, बताइए। इकबाल जी मैं भेज भी देता हूँ आपके पास। बताइए। कई लड़कियां जो है, जो बच्चियां थी, उनकी आवाज चीखने की आवाज आ रही है, मकानों में जलाया जा रहा है वहां पे। वो वीडियो मेरे पास मौजूद है, आपको भेज देता हूँ। सूली पे 2 बंदे थे, उनको लटकाया जा रहा था। 27 आदमी एक ही गांव में जो है उनका नरसंहार कर दिया गया। इस्कॉन मंदिर को तोड़ दिया गया। इस्कॉन मंदिर में अपील नहीं, वो जो 27 लोग मारे गए हैं वो एक होटल में आग लगाई गई है और वो होटल 24 लोग हैं। मैं आपको करेक्ट कर दूं, वो 24 लोग हैं, वो 27 लोग नहीं है। अच्छा, इकबाल जी जब हम रखते हैं तो नजर पैनी रखते हैं। नहीं, आपने हजारों कहा ना सर, मैं हजारों पे चौंका जब आपने कहा कि हजारों लोगों की असमत टूटी जाए, तो उस पर मुझे मैं कह रहा हूँ हजारों। जी जी जी, सुनिए इकबाल जी, सुनिए। अभी तो छन के आंकड़े आ रहे हैं, पहले 2-4 के आए, फिर सैकड़ों के आए, हजारों के आए, पता नहीं कितनों के हैं जो इंटीरियर में, गांवों में, दूर देहात गांव में, वहां तो और भी ज्यादा बुरी स्थिति है। 27 जिले तो ऐसे हैं जो वहां बांग्लादेश में भी उन्होंने माना है कि वहां हमारे नियंत्रण से पार है। और आपको मैं सारी मीडिया चैनलों के सबके माध्यम से बता देता हूं कि पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए थाने छोड़ के भाग गए, तो वहां कौन बचेगा? आप तो ये चंद्रमोहन शर्मा जी कैसी बातें कर रहे हैं कि यहाँ धर्म के आधार पर नहीं देखा जाए। अरे भाई, मंदिर तोड़ने का मंदिर का क्या कसूर था? चंद्रमोहन शर्मा जी, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये तो किसी को चल के खुद आके झगड़ा नहीं करते। तो वो अगर उनकी किसी की आस्था का केंद्र है, उनको तोड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वहां हिंदू मुस्लिम का, और आप आईएसआई को बचाने का काम कर रहे हो। वहां प्रूफ है, ऐसे प्रूफ है कि वह कट्टरपंथी जो वहां तत्व है उनको हवा देने का काम आईएसआई कर रही है, ताकि भारत में अस्थिरता फैले। वहां लाखों हजारों लोग वहां से शरणार्थी बन के इधर आए और अपना जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो खराब हो। तो आप थोड़ा सा गंभीरता से लीजिए इस बात को, इतने हल्के में ना लें कि एक प्रधानमंत्री को वहां देश छोड़ के भागना पड़ा और आप यहाँ हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहे हो कि हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। तो आपको मेरे ख्याल से, यानी आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम की बात है, हिंदू मुस्लिम का वहां पर एंगल है, आप ये कह रहे हैं? बीज बोया जा रहा है वहां पे, अभी बीज अच्छा, ये शुरू हुआ है। ठीक है, ये कट्टरपंथी जो है सोच है वहां पनपाई जा रही है आईएसआई के द्वारा। लेकिन वहां तो अवामी लीग के जो कार्यकर्ता हैं, अवामी लीग के जो नेता हैं, अवामी लीग से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। वो तो मुसलमान है। देखिए आप मुझे एक बात बताइए, अवामी लीग जो पार्टी है वो, उसकी सोच क्या? उसकी सोच है राष्ट्रवादी। और ये जो कट्टरपंथी होते हैं, इनको क्या लेना होता है? तालिबान आपने देखा होगा, ईरान देखा होगा आपने, तहरीक तालिबान देखा होगा आपने, सीरिया में देखा होगा आपने, कहीं भी देखिए आप, हूती को देख लीजिए आप। तो इनका कोई ये नहीं होता कि ये पार्टी वो है। ये तो ये देखते हैं कि हिंदुओं को शेल्टर देने का काम किसने किया, सुरक्षा देने का, तो वो भी उनका दुश्मन हो जाते हैं। तो ये मेरा कहना है, ये मेरा मानना है। ठीक है, मैं चंद्रमोहन जी आपके पास आऊंगा इसका जवाब लेने। फिलहाल एक छोटा सा मैं रिएक्शन चाहूंगा अनुज माथुर जी से, जो कहा कि आईएसआई और जमाते इस्लामी, इनकी शमूलियत होगी आने वाली सरकार में और ये भारत के लिए खतरनाक है। अनुज जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये भारत के लिए डेफिनेटली खतरनाक है। और इसीलिए मैं आपको कहने का प्रयास कर रहा था कि इस चीज को लाने के लिए पिछले कई सालों से प्रयास हो रहा है कि किस प्रकार से वहां राष्ट्रवादी सरकार को अपदस्थ किया जाए और वहां पर इस्लामिक, कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा के लोगों को ला करके बैठाया जाए, ताकि पाकिस्तान, चीन
और एक और मैं ऐड करूंगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट किरदार है इस पूरे खेल में जो बांग्लादेश में मेरे हिसाब से हुआ है, वो अमेरिका। जो अमेरिका को उन्होंने वो आइलैंड देने से मना कर दिया नेवल बेस एयर बेस बनाने के लिए, तब से अमेरिकन का इशू यहाँ पर। लेकिन गलतियां तो शेख हसीना से भी हुई ना सर। बिल्कुल बिल्कुल हुई। देखिए ऐसा बिल्कुल गलतियां हुई शेख हसीना से, कोई इसमें संदेह नहीं है। जिस तरह से उन्होंने टारगेट किया, जमाते इस्लामी को बैन किया गया, जमाते इस्लामी के पुराने कार्यकर्ताओं को फांसी पर लटकाया गया। एक मिनट मुझे एक मिनट मौका दें। अब मैं बता रहा हूं कि देखिए ये लोग जो ये काम कर रहे हैं वो हर उस व्यक्ति के खिलाफ हरकत कर रहे हैं जो कि या तो भारत का या हिंदू का समर्थन करता है या जिसने बांग्लादेश के बनने में काम किया, क्योंकि ये बांग्लादेशी नहीं है। कोई बांग्लादेशी अपने बंग बंधु जिसने आपको आजादी दिलाई, जिसने आपका देश बनवाया, उसकी मूर्ति को खंडित करके और उसके ऊपर उन्होंने क्या क्या नहीं किया वो नहीं करेगा। तो ये देखिए मूर्ति तो खंडित अब बाद में हुई है, ये तो सालों बाद हुई है। उनकी हत्या वहां पर लोगों ने की और बांग्लादेश के ही लोग थे 1975 से 3 साल बाद। तो वही मैं कह रहा हूं कि ये जब से बांग्लादेश अस्तित्व में आया है तभी से पाकिस्तान इसके ऊपर काम कर रहा है कि कैसे वो इसको दोबारा प्रो पाकिस्तान बनाए, कैसे वो इसको दोबारा एंटी इंडिया बना करके खड़ा करें। चीन के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बांग्लादेश ने कहीं ना कहीं डेंट किया है, चाहे वो तीस्ता कैंप वाला के किस्सा हो या उनकी BRI से थोड़ा सा दूर हटने का किस्सा हो। तो चाइना भी अपसेट है, पाकिस्तान अपसेट है, अमेरिका अपसेट है और ये तीनों। चलिए मौलाना साजिद रशीदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी एक सारा कमेंट ले लें। मौलाना साजिद रशीदी मुस्लिम धर्मगुरु हैं जाने माने। मौलवी साहब स्वागत है आपका। ये हम यहाँ पर आज चर्चा कर रहे हैं कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है और जिस तरह से वहाँ पर एक उथल पुथल मची हुई है, संघर्ष वहाँ पर चल रहा है और उसके बाद अब उम्मीद है कि नई सरकार बनने के बाद शायद सब कुछ शांत वहाँ पर हो पाए। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कि क्या वाकई वहाँ पर संघर्ष जो है वो इसलिए किया जा रहा है कि वहाँ पर कट्टरपंथ को हावी करने के लिए सरकार के अंदर ये संघर्ष हुआ। जमाते इस्लामी का वहाँ पर रोल रहा, जमाते इस्लामी जिसका संबंध पाकिस्तान से है उसका बहुत बड़ा रोल रहा। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जिस तरह से टारगेट किया गया हिंदू मंदिरों को, वहाँ की हिंदू कम्युनिटी को, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वहाँ पर, उसको टारगेट किया गया, तो ये आने वाले वक्त के लिए बड़ा एक डेंजरस साइन है। देखिए जमाते इस्लामी बांग्लादेश में भी है, जमाते इस्लामी पाकिस्तान में भी है और जमाते इस्लामी इंडिया में भी है जी, और मुसलमान तीनों मुल्कों में है जी। ये कहना कि साहब वहाँ कट्टरपंथी हैं या यहाँ मुसलमान कट्टरपंथी है या कुछ देखिए हर जमात में, हर समुदाय में, हर रिलीजियस में कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी विचारधारा कुछ अलग होती है, देश के विपरीत होती है या देशवासियों के विपरीत होती है। हर जगह है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में ही हमने ये भी देखा है कि जमाते इस्लामी के लोग और तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग और मदरसों के लोग जो है मंदिरों की हिफाजत भी कर रहे हैं। ये भी बहुत सारे वीडियोस और फोटोज हमारे सामने आए हैं। तो सब जगह बुरे नहीं होते और सब जगह अच्छे नहीं होते। लेकिन मेरा मानना ये है कि कल से जिस तरह का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है और खास तौर से हिंदुस्तानी मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है बांग्लादेश के मुसलमानों को लेकर, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान परसों से, जब से प्रकरण हुआ है, जब से शेख हसीना वहां से निकली हैं, जितने भी टीवी पैनलिस्ट हैं मुस्लिम, सब इस दुर्घटना को नकारते जा रहे हैं और सब इसकी मजम्मत कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बुरा है जी। ये इस्लामिक लॉ नहीं है, इस्लाम इसको नहीं कहता। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मुसलमान को जोड़कर देख रहे हैं, हिंदुस्तानी मुसलमान को जोड़कर देख रहे हैं। मेरा कहना सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के लिए जीता है, हिंदुस्तान के लिए मरता है। यहाँ का मुसलमान 82 मरतबा अपनी पेशानी को जमीन पर रखता है नमाज पढ़ते हुए। आप लोग तो सुबह से शाम तक शायद एक भी सजदा ना करते हो, जमीन पर माथा ना टेकते हो, लेकिन हम 82 मरतबा माथा रखते हैं जमीन के ऊपर। इस मुल्क की जमीन से हम इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन अगर कोई हमारी वफादारियों पर शक करने की बात करेगा या इस तरह की बात करेगा कि कभी तालिबान से जोड़ेगा, कभी ISI से जोड़ेगा, कभी बांग्लादेश के उन लोगों से जोड़ेगा जो मंदिरों पर हमला कर रहे हैं,
तो ये कहीं ना कहीं दुख की बात है और मुझे बड़ी पीड़ा होती है। मैं वाहिद आदमी हूं, आपने अगर आपकी याद हो या आपने देखा हो, करगिल की जंग हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने कहा था कि अगर हिंदुस्तान की सरकार इजाजत दे तो हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान के खिलाफ और बल्कि इमाम पाकिस्तान के खिलाफ जाकर लड़ने को तैयार है जी। यहाँ का मुसलमान हिंदुस्तान के लिए जीता है, हिंदुस्तान के लिए मरता है। हमें बांग्लादेश से जोड़ने की कोशिश मत करो। विनय जी, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है मौलाना साहब ने दो बातें बताई। एक तो ये कि यहाँ पर भुनाने की कोशिश हो रही है, कुछ लोग भुनाने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तानी मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। दूसरी बात, जो आपने वीडियो बताए थे कि सूली पर लटकाया जा रहा है और आग लगाई जा रही है, तो मौलाना ने ये बता दिया कि कुछ वीडियो ऐसे भी हैं जो मुसलमान हिफाजत कर रहे हैं, जमात के लोग हिफाजत कर रहे हैं मंदिरों की और हिंदू घरों की। विनय जी, मेरे से क्वेश्चन आपका? जी विजय जी, देखिए साजिद जी ने बड़ी चालाकी के साथ जो बांग्लादेश में कृत्य हो रहे हैं उसको अपने देश से जोड़ दिया। भाई भारत का बांग्लादेश से एक तरह से कंपैरिजन करना अपने आप में ही एक बेईमानी है, वो बात करनी ही बेकार है। यहाँ किसने बोला है? मौलाना जी, आपको मैंने क्या बोला है? क्या आपको किसी की हैसियत तक आपको इस तरह से बोल देगा कि आप देशद्रोही गतिविधियों में शामिल हो? तो इस तरह की बातें आप मत करो। नहीं, उन्होंने जमाते इस्लामी का नाम लिया ना, जमाते इस्लामी, क्योंकि उन्होंने कहा कि सब जगह है। सुनिए इकबाल जी, सुनिए बात ये, जमाते इस्लामी क्या मेरा जवाब है, क्या तर्क है उसका आपके ऊपर? आपने इसके मतलब मेरी बातों को सुना ही नहीं। आपसे क्वेश्चन मैं आपको ध्यान से सुन रहा था। कल से तमाम टीवी चैनल, भाई साहब, कल से तमाम टीवी चैनल, तमाम एंकर्स इस बात को लेकर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के मुसलमान, न दारुल ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न जमाते इस्लामी ने की, न जमीयत उलमा ने की। क्यों नहीं की? इस पर जोर दिया जा रहा है। क्यों करेगा हिंदुस्तान का मुसलमान प्रेस कॉन्फ्रेंस? मुझे बताइए क्यों करेगा? साथी जी, अब आपकी बात हो गई, वैसे तो बीच में बोलना ठीक नहीं है, चलो आपने बोल दिया, ठीक है। आप मुझे बताइए, आपने 10 बातें टीवी पे बोली है, तो अगर किसी ने, नेता ने, किसी के विचार है, तो आपको इसमें इतनी मिर्ची लगने वाली बात कि उसको बांग्लादेश से साथ कैसे आप इसको बराबरी कर रहे हो? अरे भाई, आपकी देश की, आप देश को प्यार करते हो, देशभक्ति आपके अंदर कौन मना कर रहा है? किसी को उम्मीद है आपसे कि आप खड़े होंगे भी बांग्लादेश में बड़ा गलत हो रहा है, उसको उम्मीद है, आपने नहीं किया तो ठीक है, उसने अपनी, आप बोलने की आजादी है ना, कोई बोल सकता है, तो उसको आप देश विरोधी गतिविधियों से कैसे जोड़ के देख रहे हो? आप मुझे बताइए। तो ये चीज नहीं है। दूसरा, आपने पाकिस्तान में जिस तरह से जघन्य, वहां एक गायक हिंदू था, उसका घर जला दिया गया इतना पुराना, उसका क्या कसूर था? मंदिर का क्या कसूर? आप मुझे बता दीजिए, मंदिर का कोई कसूर होता है क्या? आप मुझे बताइए, जहां सजदा होता हो, आपने बड़ी तरीके से, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में, अरे भाई ठीक है, नाम होगा, नाम एक होगा, लेकिन जो कृत्य करता है उस कृत्य की तो भर्त्सना कीजिए। मेरे भी कुछ सवाल है उनको, बच्चियों को और उनको किस तरह से अनाथ किया जा रहा है, किस तरह से वहां सड़कों पे दंगाई घूम रहे। अगर यहाँ का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई खड़ा होकर बोलेगा कि भाई बांग्लादेश में, क्योंकि वो हमारा नेबरिंग कंट्री है, वो हमारा पड़ोसी है, अगर वहां आग लगती है तो तपिश यहाँ तक भी आएगी। तो आप ठीक है, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ जी साजिद साहब, ठीक है, आप सुन लीजिए साजिद साहब का जवाब। देखिए भाई साहब, हमारी सरकार तालिबान के साथ भी संपर्क में है, तालिबान के साथ भी हमारा ताउन है, वहां भी हमारा पैसा लगा हुआ है। हमारी सरकार ने फलस्तीन को भी 2.5 करोड़ की मदद भेजी है। लेकिन अगर यहाँ हिंदुस्तान में कोई मुसलमान फलस्तीन का नाम लेता है तो उस पर जुल्म होता है, उसको कहा जाता है देशद्रोही, आतंकवादी, हमास के साथ खड़ा हुआ है। ऐसे ही अगर हम ये कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान के अंदर जो लोग, कई सौ लोग जो है मॉब लिंचिंग हो गए हैं, क्या आपने कभी बोला कि हिंदू ये गलत कर रहे हैं जय श्री राम का नारा लगाकर? आपने बोला कभी? नहीं बोला आपने। हमें कहा जाता है कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, आपने कभी नहीं कहा कि ये गलत है, बल्कि इस पर कोई सरकारी बयान भी नहीं आया, बल्कि उन लोगों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई जो लोग ये कहते हैं हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है। और मुसलमान सब्जी वालों को, मुसलमान ठेले वालों को जिस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, और जिस तरीके से अभी कांवड़ यात्रा में मदरसों को टारगेट किया गया, जिस तरह से मुसलमान लोगों को गाड़ियां उनकी तोड़ी गई और उनको मारा गया, ये आपको नहीं नजर आता? हम किससे फरियाद करें? बांग्लादेश में तो हम जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ हैं, हम बिल्कुल उसकी मजम्मत कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस्लाम ये नहीं कहता। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों को जब हिंदुस्तान में हमारे साथ जुल्म होता है तो उसके खिलाफ भी तो बोलना चाहिए ना भाई। अब सुनिए जरा सुनिए,
आपको एक मुद्दे पे, एक छोटी सी घटना पे बात करनी है या पूरे देश में बात करनी है? आप छोटी घटना हो बीच में मत बोलिए। आपको मैंने अगर बड़ा एक इंसान भी देश में मरता है वो छोटी घटना नहीं है भाई साहब, वो छोटी घटना नहीं है। अगर एक इंसान भी मरता है वो हिंदुस्तान का नागरिक है, आप कैसे कह सकते हैं छोटी घटना? आप छोटी घटना कैसे कह सकते हैं उसको? अगर एक आदमी भी मरता है, अगर एक आदमी को भी मारा जाता है वो छोटी घटना कैसे हो सकती है? ठीक है, पहले सुन लीजिए। घटना कह रहे हो, एक छोटी घटना आप नहीं, आप छोटी घटना कैसे कह सकते हैं उसको? वो छोटी घटना कैसे हो सकती है? कई सौ लोगों को मॉब लिंचिंग कर दिया गया, कई सौ लोगों को, एक आध आदमी को नहीं। साजिद जी सुनिए, ज्यादा बोलने से आपने कह दिया छोटी घटना, ठीक नहीं होगी। एक आदमी जान से चला गया, उसका परिवार बिखर गया, उसका परिवार बिल्कुल यतीम हो गया, मिस्कीन हो गया, और आप कह रहे हैं छोटी घटना? बड़ी अजीब बात है। बजाय ये कहने के कि हाँ ये बुरा हुआ है, ये जुल्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप कह रहे हैं छोटी घटना। आपने डिबेट डिरेल करनी है क्या? अजीब तर्क है आपका। क्या नहीं है, सुनना नहीं है तो आपकी अलग बात है। आपने गलत बात कही है ना, पूरी बात सुनोगे जब इतना सारी भाई साहब गलत, आपने पहले ही गलत कह दिया कि छोटी घटना, छोटी घटना बोलना ही नहीं चाहिए उसको। एक आदमी भी अगर हिंदुस्तान का नागरिक कोई मरता है वो छोटी घटना नहीं है। बातें नहीं होती आपकी, ये दोगली बात है। सुनिए, आपने धैर्य रखिए आप सुनने की। सुनिए मैंने क्या कहा कर रहा हूँ, हाँ आईना दिखा रहा हूँ आपको। अरे सुनिए, मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ, आईना मैं दिखाऊंगा आपको। सुनिए जरा, आप मुझे बताइए, अगर छोटी घटना गाड़ी किसी से ठुक जाती है, रुक जाती है, तो ये छोटी घटना है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने अब की बार मॉब लिंचिंग पे सजा का प्रावधान किया है। आप मुझे बताइए किस कहा है सजा का प्रावधान? कब दिया है सजा का प्रावधान? आप पढ़िए तो सही। कब दिया है बताइए ना मुझे, कब दिया है? आप दिया है। अरे कब दिया है बताइए ना, ऐसे हवा में बात करेंगे? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं पार्लियामेंट का नहीं देखता। बात करते हो, आपको भेज दूं क्या? मुझे लोगों का पता नहीं कब कौन सा कानून पास हो रहा है। आपको भेज दूं क्या मैं? कब हुआ है? मुझे डेट बता दीजिए कि पार्लियामेंट के फला सेशन में हुआ है और फला आदमी ने ये बिल रखा है। इसी सेशन में भाई साहब, जब कोई कानून बनता है तो उसके लिए एक बिल लाया जाता है। वो बिल कौन लेकर आया है, कौन सी डेट में रखा गया, बता दीजिए मुझे। सुनिए 10 साल तक की सजा भी है। प्रावधान अरे भैया खाली जवानी बातों से नहीं होता कुछ भी। अरे जवानी बात आपको भेज देता हूँ मैं। मिनिमम 10 साल की सजा, उसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भेजेंगे आप? लाइफ सेंटेंस है। नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भेजेंगे आप? हाँ जी। आप मुझे बताइए कौन सी डेट में पार्लियामेंट के किस एमपी ने इस बिल को रखा है, मुझे बता दीजिए। इसी सेशन में 10 साल की मिनिमम सजा, उम्र कैद तक की मैक्सिमम सजा। किसने बिल रखा है ये? 1 जुलाई से मैं आपको दे देता हूं। अरे ये बिल किसने रखा है मेरे भाई? अब आप डिबेट का इधर से उधर मत घुमाइए। चलिए, नहीं, मॉब लिंचिंग पर ये बिल किसने, हमें तो पता नहीं, हम भी पार्लियामेंट को रोजाना देखते हैं, हमें तो पता नहीं ये बिल कब आ गया। वो कौन सी लिंचिंग थी बताइए आप मुझे। कन्हैया कुमार ने, आप मुझे बताइए, सर तन से जुदा ये नारे लगे, अभी हम मजम्मत करते हैं उसकी और कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते हैं। ऐसे मुसलमान को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, मैं मांग करता हूँ। आप मांग करते हो ना, लेकिन आपके अंदर ये हिम्मत नहीं है कि अगर कोई किसी मुसलमान को मारता है उसे कड़ी सजा होनी चाहिए, आपके अंदर हिम्मत नहीं है कहने की। हम तो कानून लेकर आए हैं। कहाँ है कानून लेकर आए इसी सेशन में? कहाँ कानून? कौन से एमपी ने रख दिया ये कानून? अब कौन से एमपी ने बिल रखा है? आपको अपडेट करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी आपने बात रखी, कौन सा एमपी ये बिल लेकर आया है या सरकार ये बिल लेकर आई है? कौन सी डेट में लेकर आई है, कहाँ है, मुझे बता दीजिए ना। सरकार बिल लेकर आई है, मैं सारा आपको अभी भेज देता हूं। अरे झूठ 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 भाई साहब, टीवी में बैठकर आप झूठ बोलते हो। आप कांवड़ यात्रा, पार्लियामेंट में कोई सेशन में बिल नहीं आया। साजिद साहब, इस सेशन में इस तरह का कोई बिल नहीं आया। पार्लियामेंट को रोजाना सुन रहा हूँ। हिंदुस्तान में यही ले गए, बांग्लादेश पर इनके कोई वक्तव्य नहीं है। एक मिनट ऐसे इस तरह से आप पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए सर, पहले सुन लीजिए साजिद साहब। विजय जी, आप अपनी बात पहले उस बात पर रखिए जो बात साजिद साहब ने उठाई थी, वो जवाब देते। साजिद साहब ने सुनाई थी, अब मैं उसका जवाब देता हूँ। अभी इन्होंने बोला रेडी वाले, और उनको कई सौ बच्चों को नहीं, आपने देखा होगा किस तरह से कन्हैया कुमार का गला काटा गया और कब काटा गया। जो इनके, जिनको मौजिज आदमी बोलते हैं, जो वहां दरगाह के वो थे, कई सौ आदमियों ने वहां नारे लगाए शर्तन से जुदा, उससे वो प्रेरित होकर तब गला काटा। अभी कानपुर में भी मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ, अभी कुछ दिन की बात है, मैंने वो डिबेट भी की थी कि वहां भी वो हम उसकी निंदा कर रहे हैं मेरे भाई। हमने उस वक्त भी निंदा की, आज भी निंदा करते हैं।
ऐसे मुसलमान को मुसलमान ही नहीं कहते टीवी के हम। ऊपर निंदा कीजिए, हम पीछे से ऐसे भड़काइए। और क्या करूं, उसका गला काट दूं या क्या? सुनिए सुनिए, और क्या जो करूं मैं, उसका गला कट्टरपंथी काट तुम्हारे दूं जाके? मौलाना है, वो अरे नकली टीवी पे मौलाना निंदा कर मौलवी सकते हैं हम, उनके उनके खिलाफ भी तो आप एक कोई वो निंदा चलाइए, प्रस्ताव भी ला सकते हैं कीजिए। उनके खिलाफ। और क्या कर सकते हैं? सजा देने का अधिकार मुझे आप- है। या सजा देने का नहीं, मुझे सजा आपको देने का अधिकार है क्या? समाज को आप मौलाना लिखते मुझे हो, सजा आपको देने का समाज को अधिकार चलिए जागरूक ठीक किया है, ठीक है, ऐसे आप चैनल जागरूक इस तरह से कीजिए, लोग देखिए, देख रहे हैं, मैं आप करोड़ों लोगों के समाज को सामने कह रहा हूँ जागरूक कि हम साजिद उसकी साहब, निंदा साजिद करते साहब, हैं, शांत बड़ी निंदा रहिए। करते हैं, और उस पे विजय कड़ी जी, से कड़ी विजय सजा जी। होनी चाहिए। विजय जी, मैं कह इससे रहा हूं, ज्यादा क्या समाज करेगा को मुसलमान? नहीं, इस पर एक्ट है साजिद साहब, मैं आपको बता दूं, इस पर एक्ट बनाया गया है नया, और उसमें कई फेरबदल किए गए हैं, और उसमें 7 साल की न्यूनतम सजा रखी गई है सरकार ने, और ज्यादातर इसी सेशन में लाया गया है ये? नहीं, पिछले 2023 भाई की साहब बात, तो कह रहे हैं इसी सेशन में लाया गया है। नहीं, 2023 वो की अभी जारी अभी हुआ है वो। भाई साहब तो कह रहे हैं इसी सेशन में लाया गया है। जारी Yes, अभी notification हुआ अभी होगा, जारी हुआ। नोटिफिकेशन अभी आया है उसका, लेकिन पिछले साल ही उसको बना दिया गया था, जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान ये है। अलग से कोई बिल नहीं ठीक है। है, चलिए ठीक है, जो हम इस पहले पर से बात नहीं कानून करते। था उसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं। चलिए ठीक अरे है, तो आपके अलग से कोई इसमें बिल नहीं है ये। मैं सर, कहता हूं इसमें- अलग से तो ये दुनिया थी नहीं, दुनिया में अलग से कुछ हो ठीक सकता है क्या? ठीक है। कानून जानकारी जब हम लेके बना बैठा रहे हैं, करो उसको मेरे ठीक भाई। गवर्नमेंट बना रहे हैं। हम भी ठीक कोई है। पढ़े, हम भी पढ़े लिखे चंद्रमोहन हैं, पढ़ तो है नहीं। हम भी इससे पार्लियामेंट पहले ठीक है, में ठीक है, देखते हैं, ठीक है। पब्लिक को देखते शांत हैं। रहिए, कौन चंद्रमोहन क्या जी को बिल ला बोलने रहा है, दीजिए, कौन क्या- क्योंकि हमें भी वो पता है, काफी देर ऐसा हो गई थोड़ी है, उनको जवाब देने दीजिए। काफी देर पहले उन्होंने मुझे इशारा किया था कि वो जवाब देना चाहते हैं किसी बात का। चंद्रमोहन जी, देखिए इकबाल भाई, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, क्योंकि इसके अंदर दो देशों के उन संबंधों का प्रश्न खड़ा होता है, जहां पर एक बांग्लादेश के अंदर आज उसकी कट्टरपंथी सोच और बांग्लादेश के अंदर अपनी सरकार के द्वारा कंट्रोल ना कर पाने के कारण आज जो हादसा, जो हालात बांग्लादेश के हुए हैं, उसका असर भारत पे ना पड़े, उसके ऊपर है, ना कि हमारी उस विषय के ऊपर कि हिंदू मुसलमान का। हाँ, जी। ये जरूर है कि सरकार सचेत रहनी चाहिए, और सरकार सचेत होते हुए वहां पर किसी भी तरह से जो हमारी कम्युनिटी हिंदू के वहां अल्पसंख्यक है, तो उनकी पूरी तरह से सुरक्षा हो, उसके लिए विदेश मंत्रालय को इस चीज के ऊपर पैनी नजर करके यूएनओ के अंदर उठा के इसको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि इसका परिवर्तन अगर बद से बदतर हालात पाकिस्तान की तरह हुए तो हमारे लिए दूरगामी परिणाम बहुत खतरनाक निकलेंगे, क्योंकि एक पड़ोसी जो ठीक हमारे है, अब ऊपर उस बैठा है, पहलू पर भी मैं आ जाता पाकिस्तान, हूँ थोड़ा। मैं 30 और सेकंड आज में अपनी अगर बात बांग्लादेश बताता हूं। का जो हालात बनते हैं, इसके जी, अनुज जी, मिलकर इस पर डिसीजन करना चाहिए। एक मैं कमेंट जरा अनुज जी से ले लूं, और इसी बात पर आपकी। अनुज जी, बहुत सारे इसमें अब इंटरेस्ट शामिल होंगे, जाहिर है अमेरिका की आपने बात की थी, चाइना की आपने बात की थी, और चाइना के बारे में कहा जाता है कि शेख हसीना चाइना के 5 दिन के दौरे पर गई थी, लेकिन 4 ही दिन में वापस आ गई थी। जो इन्वेस्टमेंट की शर्तें चाइना ने रखी थी, वो इन्वेस्टमेंट की शर्तें शायद शेख हसीना को मंजूर नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक करें। देखिए, चाइना के अपने इंटरेस्ट हैं, चाइना का अपना काम करने का तरीका ये होता है कि वो किसी भी देश में जाते हैं, वहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि उस देश में जिसमें वो गए वहां उसको कोई ज्यादा लाभ नहीं होता, उनका अपना लाभ अपना उल्टू सीधा करने के लिए करते हैं। अब बांग्लादेश ने क्या किया था कि एक तीस्ता नदी पे एक प्रोजेक्ट हो रहा है जो कि उन्होंने चाइना को मना करके, जी, दूसरी बात, जो चाइना का BRI प्रोजेक्ट जो उन्होंने पूरी दुनिया में फैला रखा है, उसके खिलाफ बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश ने बाकी देशों की हालत देखी थी, श्रीलंका देखा था उन्होंने, मालदीव देखा था, पाकिस्तान को वो देख रहे थे, तो वो समझ गए थे कि चाइना की इंटेंट क्या है, तो उन्होंने दोबारा चाइना को के इंटरेस्ट को डेंट किया। उसकी मैं वजह बताता हूं कि उन्होंने चाइना के इंटरेस्ट को डेंट किया, क्योंकि उनको पता है कि बांग्लादेश का जो अस्तित्व है, आप बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति देखिए, बांग्लादेश 4096 किलोमीटर भारत से जुड़ा हुआ है और बाकी बचा हुआ समंदर से जुड़ा हुआ है। तो बांग्लादेश का भारत से अगर उनका सही अच्छे संबंध नहीं होंगे तो उनका सर्वाइवल नहीं है। आप देखिए, कोई भी चीज होती है वो इकोनॉमिक्स के ऊपर निर्भर करती है। पाकिस्तान के नेबर्स हैं, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, सबसे उनके संबंध खराब है, इसलिए उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बद से बदतर होती चली जा रही है। तो ये वो बात समझ गए थे, और ये समझने से उनको तीनों को नाराज करने का मौका, नाराज करा, और उसकी वजह से ये तीनों ने मिलकर के, जॉर्ज सोरोस, यूनाइटेड स्टेट्स का पूरा हाथ है। आप देखेंगे कि बांग्लादेश से भागने वाले लोगों में से पहला
आदमी यूनाइटेड स्टेट्स का मेरे ख्याल से उनका जो ऑनवॉय है वहां पर वो है या नहीं, आप देख लें। तो ये मैं ये बता रहा हूं कि तमाम चीजें इस बात को कर रही थी कि वहां पर एक एंटी इंडिया वर्वर बनाने का प्रयास किया जा रहा था। अब प्रश्न मैं आगे दोबारा बताऊंगा, हिंदू मुसलमान का उतना नहीं है, ये पाक परस्त जो जमाते इस्लामी बांग्लादेश में है वो पाक परस्त जमाते इस्लामी है। जब लड़ाई चल रही थी इंडिपेंडेंस, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1971, तब भी ये जमाते इस्लामी पाकिस्तान की सेना की मदद कर रही थी। मुझे मालूम है, मैं जानता हूं, मेरे मित्र हैं वहां की मुक्ति वाहिनी के लोग जो कि रिटायर्ड हैं आज की तारीख। उन पर तो अभी तक मुकदमे चले, इस सरकार में भी मुकदमे चले। समस्या पाक द्वारा जनित है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि एक इंडिया सेंट्रिक गवर्नमेंट वहां पर रहे, और ये जितने भी हमले हो रहे हैं हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है वो मैं मानता हूं, लेकिन उसके अलावा हर उस आदमी को शायद टारगेट वो करेंगे जो कि किसी ना किसी तरीके से शेख मुजीबुर रहमान या शेख हसीना वाजिद की पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो ये आप देखेंगे उनके भी 30-32 लीडर्स को उन्होंने मार दिया, उल्टा करके लटका दिया वगैरह। तो ये बात हमको समझने की आवश्यकता है, इसको संकीर्णता से देखने की आवश्यकता नहीं है। हमारे राष्ट्र के ऊपर सीरियस रेपरकशंस होने वाले हैं अगर वहां पर पाक परस्त जमाते इस्लामी की सरकार आ गई या सरकार में जमाते इस्लामी का जरा भी कंट्रीब्यूशन रहा तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो सकती है। इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करने की आवश्यकता है। और दूसरी बात मैं थोड़ी सी कहूंगा, शायद कुछ लोगों को वो पसंद ना आए, हमारे राजनेताओं को जैसे माननीय राहुल गांधी जी ने इतने अच्छे तरीके से पूरी विदेश नीति का सम्मान किया, ये किया वो किया, सब इतना शानदार चल रहा था, फिर एक दो लोग आते हैं और इस प्रकार के स्टेटमेंट्स आ जाते हैं जो कि यहाँ का माहौल बिगाड़ने की परिस्थिति तक हो सकती है। तो मेरा यह मानना है कि वो स्टेटमेंट भी गलत है, लेकिन इसको पूरी तरह हिंदू मुसलमान के तरीके से देखना मेरे हिसाब से गलत है। इसमें पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के ट्रॉइका का हाथ है, और वो कोई नहीं चाहता उनमें से कि हमारा इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में बढ़े। हर चीज आप देखिएगा, हर चीज इकोनॉमिक्स के ऊपर इवेंचुअली आकर के ठहरती है। हमारा बांग्लादेश के साथ ट्रेड आप देखेंगे कि जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें बांग्लादेश की इकोनॉमी वाज बेटर देन एनी अदर कंट्री, एनी अदर, पाकिस्तान से, नेपाल से, भूटान से, श्रीलंका से, किसी से भी, क्योंकि बांग्लादेश ने एक न्यूट्रल अप्रोच अपनाई थी और उन्होंने देश की तरक्की को तवज्जो दी और उन्होंने उस प्रकार से काम किया कि कैसे बांग्लादेश को आगे बढ़ाया जा सकता है। उनके भी पिछले 10, 12, 15, 20 सालों में काफी अगर पिछले 5 साल की बात करें तो बड़ा अच्छा इकोनॉमी वहां पर एक डेवलपमेंट बड़ा अच्छा हुआ था और एक बहुत बेहतर तरीके से उभर कर सामने आई थी वहाँ की इकोनॉमी। रुपया वहाँ का टका अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वहाँ का बिजनेस अच्छा कर रहा था, तो अच्छा वहाँ पर इवन के हैप्पीनेस इंडेक्स में वो ऊपर था। बिल्कुल ये सिचुएशन थी। ठीक है, साजिद साहब कुछ बात कहना चाह रहे थे, बात अधूरी रह गई थी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ चीजें हैं जो हमें असल में समझने की जरूरत है। कुछ चीजें मुझसे पहले वक्ता ने कही, हम जो जड़ है उस पर नहीं जाना चाहते, उस पर बात नहीं करना चाहते। पता नहीं हम डरते हैं, पता नहीं हमारी पॉलिसी ऐसी नहीं है, ये मेरी समझ में नहीं आता। जो असल दुश्मन है पूरी दुनिया में, किसी भी मुल्क को जब चाहे वो बिगाड़ दे, उसका कोई नाम लेने को तैयार नहीं होता कि भाई ये वहां से मामला हो रहा है। दूसरी बात, देखिए हमारे ताल्लुकात तालिबान से भी नाम अच्छे हैं। किसने रोका है आपको नाम लेने से? लीजिए सर, मैं बता रहा हूं सर, अमेरिका सबसे बड़ा दुश्मन है। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और हमारा ही नहीं, बहुत से देशों का, और सभी देशों का करीब करीब, जो ग्रो करना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं अपना एक मकाम बनाना चाहते हैं, वो नहीं चाहता, वो चाहता है मेरे जेरे निगरान रहे सब, नंबर 1। दूसरी बात, हम तालिबान को कोसते हैं यहाँ बैठकर, तालिबान से हमारे अच्छे संबंध हैं, और तालिबान की इकोनॉमी जैसे बांग्लादेश की इकोनॉमी ने ग्रो किया था, ऐसी तालिबान की इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है। आज तालिबान बिल्कुल खामोश है किसी भी मसले पर, और वो अपनी इकोनॉमी पर ध्यान दे रहा है, लेकिन हम यहाँ बैठकर तालिबान को कोस रहे हैं। ऐसे ही हम बांग्लादेश को कोसने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, शेख हसीना चली गई, उसका इख्तिदार खत्म हो गया, आज अगर हम उसी को रोते रहेंगे तो आने वाली जो सरकार है उसकी दिमाग में हमारी तरफ से क्या बातें जाएंगी कि साहब ये तो शेख हसीना परस्त है, ये तो शेख हसीना को हवा देने वाले लोग हैं। जरा मेरा सुनना जरा। हमें कम से कम जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो सरकार से हट गई, तो
तो हमें आने वाली सरकार के साथ भी अपने बयानात को लेकर इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, ठीक है। ताकि आने वाली सरकार हमसे दूर होने की कोशिश करे। हम इस तरह के बयानात दें और इस तरह की चीजें सामने रखें ताकि आने वाली जो भी सरकार हो वो हमारे साथ मिलने की कोशिश करे। ठीक है, विजय जी को बोलने में रहने की कोशिश करे। विजय जी, समय कम है, जल्दी अपनी बात देखिए, अब सुनिए, किसी भी देश में डिक्टेटरशिप नहीं चल सकती। साजिद साहब, सर मैं पूरी कर लूं 30 सेकंड में, भाई 30 सेकंड में मैं पूरी कर लूं अपनी, जल्दी से कीजिए। मैं 30 सर, सेकंड में 30 पूरी सेकंड कर आपने लूं, लिए थे, चलिए बताइए। मैं उसके बाद नहीं बोलूंगा फिर। ठीक है, बताइए। देखिए, कोई भी मुल्क डिक्टेटरशिप से नहीं चलता। जिस तरीके से शेख हसीना का मामला हुआ है, हर आदमी जानता है जो बुद्धिजीवी है कि जिस तरह से उसने अपने लोगों को ये आतंकवादी कहा है 12 तारीख में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो कोई भी आदमी नहीं मानता इस बात को। हर आदमी के अंदर वो गुस्सा पैदा होगा। डिक्टेटरशिप जहां भी हुई है, आप देखिए महेंद्र राजपक्षे को देखिए, इसी तरह बांग्लादेश को अब आप कहाँ निशाना लगा रहे हैं? अब आप कहाँ निशाना लगा रहे हैं? मैं सचेत करना चाहता हूं अपने सरकारी लोगों को भी, अपने उन ये नेताओं को भी, ठीक है, जो डिक्टेटराना काम यहाँ करना चाहते हैं। मैं सचेत करना चाहता हूं कि देखो, अपने देश के लोगों को, अपने देश के युवाओं को, अपने देश के सब लोगों को, उनको रोजगार दो, महंगाई से उनकी जान बचाओ, और आपस में नफरत मत फैलाओ। सर 30 सेकंड हो गए। इकबाल जी आपने पूरा है ना भाषण का पूरा मौका दिया। अब आपको भी दे रहा हूँ, चलिए। देते हैं ना पब्लिक मीटिंग में देते हैं ऐसे भाषण देते हैं। आपको भी दे रहा हूँ। सुनिए, समय व्यक्त नहीं करते। अब देखिए, बीएनएस की, भारतीय न्याय संहिता की धारा 100 से लेके 146 तक इसमें मॉब लिंचिंग का जिक्र है और इसमें फांसी तक। सर वो बात हो गई वो बात मैंने बता दिया हूँ। अच्छा, छोड़ दो ज्ञान को, हमें पता है ये कब आया था, अरे हमें पता है ये कब बना था, उसमें क्या संशोधन हुआ हमें पता है। हमें ज्ञान देने की कोशिश चलिए, ठीक है। साजिद साहब पहले उनको बोलने दीजिए। साजिद साहब, आपने अपनी बात पूरी रख ली। सुनिए, अब अफगानिस्तान पे सुनिए और उस पर फलस्तीन पे सुनिए। हम वहाँ मानवीय सहायता पहुंचाते, हम आतंकवादियों को सहायता नहीं पहुंचाते। आप आतंकवादी और एक आम आदमी में फर्क समझिए, समझे? आपका जो कहने का लहजा, आप क्या धमकी दे रहे हो? यहाँ ये हिंदुस्तान है, यहाँ कोई बांग्लादेश नहीं बनने देगा। किस तरह से आप बातें कर रहे हो? यहाँ मैंने क्या दिया जाएगा, जो भी ऐसी जहरीली सोच रखेगा ना सादिक जी, जो देश के खिलाफ लड़ेगा, देश के संविधान को नहीं मानेगा, उसके खिलाफ दिमाग में फतूर है। मेरे दिमाग में कुछ नहीं इस तरह का। तो आपने बोला है ना, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही। श्रीलंका में इकोनॉमिक वो था, श्रीलंका का कंपैरिजन यहाँ से कर रहे हो, बांग्लादेश का यहाँ से कर रहे हो आप। क्या आप भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहते हो? मैं कह रहा हूँ डिक्टेटरशिप नहीं चलते किसी भी देश में। डिक्टेटरशिप आपको, आप करोड़ों वोट मिली है, आप कर रहे हैं क्या? आपको तो ऐसा गुस्सा आ रहा है जैसे आप कर रहे हो। आप तो ऐसा गुस्सा कर रहे हैं जैसे आप कर रहे हो डिक्टेटरशिप। आप तो नहीं कर रहे हैं ना। आपने सीधा बोला, आप नहीं कर रहे हैं तो क्यों गुस्सा हो रहा है आप? भाई आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं जब आप नहीं कर रहे हैं? आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? चलिए साजिद साहब उनको बोलने दीजिए। अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं आप इस बात उनको को? बोलने दीजिए। अगर आप डिक्टेटर नहीं है तो अपने ऊपर मत लो। पैदा करने की बातें कैसे की आपने? देखो, आप अगर डिक्टेटर नहीं है तो अपने ऊपर मत लो। अगर डिक्टेटर है तो अपने स्वभाव में सुधार कर लो, उसमें क्या दिक्कत है? पूछा कि यहाँ भी बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे। कौन कर देगा श्रीलंका जैसे हालात? कौन कह रहा है श्रीलंका उनको बोलने दीजिए। देखिए साजिद साहब वो बीच में नहीं बोले थे, आप बोल रहे हैं। लोकतंत्र की जनता है, 1 मिनट का समय है, बोलने दीजिए। मत बोलो। आपके 2-3 झूठ पकड़ चुका हूँ और फिर भी आप समझ नहीं रहे हैं। आपके 2-3 झूठ पकड़ चुका हूँ मैं, फिर भी समझ नहीं रहे हैं। अरे भैया, झूठों के सरदार तो आप हो। आप जो कहीं फलस्तीन, कहीं मंत्री से लेके संतरी तक झूठ बोल रहा है, मंत्री से लेके संतरी तक झूठ बोल रहा है। हर कदम पे झूठ बोलते हो। हर आदमी झूठ बोल रहा है बीजेपी का। आपको झूठ के लिए पैदा किया गया है क्या? बांग्लादेश में क्या कहर मच रहा है? आपकी यही दोगली चालें होती हैं कि आप कैसे कवर अप करना है एक बात को दूसरे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। साजिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर अनुज बहुत बहुत धन्यवाद। और चंद्रमोहन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में फिलहाल ही इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।